So good afternoon everyone. This is the last session and इस सेशन में आई थिंक जैसे सिस्टर ने बोला बंडल केयर अप्रोच आप लोग जानते हैं ऑलरेडी और जितने भी लेक्चर्स हैं अभी तक दिस इज द लास्ट वन. हमने एसेप्टिक टेक्निक्स स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में सब कुछ पढ़ ही लिया है. तो ये सेशन क्यों है? जस्ट टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बंडल केयर अप्रोच. तो व्हाट इज बंडल केयर अप्रोच? कोई बताएगा क्या होता है बंडल केयर अप्रोच से? क्या समझते हैं हम? तो क्या होता है बंडल केयर अप्रोच से? क्या समझते हैं सिस्टर? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बताइए. तो जितने भी मेजर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस है, हमारे 4 मेजर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हम ग्रुप करते हैं. वो कौन कौन से हैं? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. तो ये 4 हम मेजर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस मानते हैं. और जो हम रूटीन सर्विलेंस कर रहे हैं, इन चारों का हम रूटीन सर्विलेंस करते हैं कि हमारे पूरे सेटिंग में, आप जिस वार्ड में काम कर रहे हो, आप अपना जैसे कि जो नर्स इंचार्ज आईसीएन होती हैं जिस 250 पेशेंट के लिए जिस वार्ड में, तो वो अपना एक नॉर्मल रेट्स को मॉनिटर करते रहते हैं कि कोई भी इवेंट हो रहा है, इन चारों में से कोई भी इवेंट, इन चारों का भी कि नॉर्मल इंसिडेंस कितना है. कि हमारे सपोज एक महीने में 4 केसेस इसके होते हैं, 5 एसएसआई के होते हैं या 3 हो रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंस रेट है. और इसके ऊपर अगर इंसिडेंस जाता है तो दैट बिकम्स अ आउटब्रेक काइंड ऑफ. इट में गो बियॉन्ड कि अब यहाँ पे हमारा ब्रीच हो गया कहीं पर, हमारे टेक्निक्स या प्रोसीजर. वो क्यों हो सकता है? कोई नया पर्सन आ गया, अभी तक सब ठीक चल रहा था, नॉर्मल रेट्स पे सारे इंसिडेंसेस चल रहे थे, लेकिन एकदम से ऐसा टाइम आया कि सारे इंसिडेंट्स बढ़ने लगे. हम सपोज एसएसआई बढ़ने लगा, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. एक जैसे सब कुछ पिछले 5-6 महीने से ठीक चल रहा था, एकदम से होने लगा, तो क्या ऐसा नया आया? हो सकता है कोई नया हेल्थ केयर वर्कर आया हो जिसको इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं हो, एजुकेशन नहीं हो. तो हमें मेजर जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस है उनको कंट्रोल करके रखना है. उसके लिए हमारे पास ये टूल है बंडल केयर अप्रोच. तो बंडल केयर अप्रोच में हम 2 चीजें देखते हैं, डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शंस और एसएसआई. क्योंकि चारों में से 3 जो हैं वो डिवाइस से एसोसिएटेड होते हैं और चौथा है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. तो हम इसको केयर बंडल को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ सेट ऑफ की इंटरवेंशंस deriving from evidence-based guidelines that when implemented are expected to improve health outcome of patients. तो set of practices होता है. जैसे सिस्टर बोल रही है ग्रुप है, तो अगर हम कैथेटर डाल रहे हैं, यूरिनरी कैथेटर डाल रहे हैं या सेंट्रल ब्लड लाइन डाल रहे हैं, तो एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है कि मान लिए आपने एक चेकलिस्ट बना ली 10 पॉइंट्स की जो करने हैं हमें, और 6 पॉइंट्स की जो बिल्कुल हमें ध्यान रख के नहीं करने हैं. तो केयर बंडल सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आप एक एक चेक करके हर एक पॉइंट को फॉलो करिए, जो डूज हैं, जो डोंट्स हैं. और केयर बंडल में ऑल और नन हम अप्रोच फॉलो करते हैं कि अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया या नहीं किया तो 0 कंप्लायंस होता है कि आपने केयर बंडल बिल्कुल फॉलो नहीं किया. तो ऑल और नन होता है उसमें. अगर आपने पूरा फॉलो किया है तो मतलब आपने केयर बंडल को प्रॉपरली फॉलो किया है, और एक भी कहीं पे भी चूक हो गई दैट मीन्स कि आपने बंडल केयर पे स्टिक नहीं किया है. आपका कंप्लायंस इज नॉट नथिंग, नो कंप्लायंस. ठीक है. तो इसको हम एम क्या है केयर बंडल का, ये सब हम करते हैं. लाइन डालनी है तो डालते ही हैं, कैथेटर डालना है तो डालना ही है, लेकिन बंडल केयर के फॉर्म में क्यों कर रहे हैं? उसका क्या एम होता है कि डिलीवरी चेंजेस इंप्रूव द हेल्थ आउटकम. हम सभी लोग यूनिफॉर्म प्रोसीजर कर रहे हैं अगर, तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, उससे क्या होगा? इंप्रूव होगा हेल्थ आउटकम ऑफ द पेशेंट्स by facilitating and promoting changes in patient care and to encourage compliance to guidelines. तो जो भी गाइडलाइंस है उसका कंप्लायंस भी बढ़ेगा
अगर हमें इजी लग रहा है एक चेकलिस्ट फॉलो करके ही डूज हैं डोंट्स हैं, एक बार करेंगे 2-3 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा, तो कंप्लायंस भी बढ़ेगा क्योंकि सेट गाइडलाइंस है हमारे पास, बार बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में हैबिट में आ जाएगा, तो कंप्लायंस बढ़ेगा। और क्योंकि ये तो पेशेंट के बेटरमेंट के लिए ही है, तो हेल्थ आउटकम अल्टीमेटली बेटर और इम्प्रूव्ड हो जाएगी। एंड टू डिलीवर एविडेंस बेस्ड एंड सेफ हेल्थ केयर टू पेशेंट्स, तो ये जो जितने भी बंडल केयर में हम पॉइंट्स रख रहे हैं, डूज एंड डोंट्स, दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड। हेल्थ केयर बंडल इंप्लीमेंट करने में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, इट शुड बी अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, बिकॉज स्टाफ आपके ट्रांसफर भी होते रहते हैं, नए ज्वाइन भी करते हैं, पुराने रिटायर भी होते हैं, तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ स्टाफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस बंडल केयर अप्रोच। तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं केयर बंडल के। In order to be successful, each element of the bundle must be implemented collectively with complete consistency. तो वही जो मैं बोल रही थी, all या none phenomena होता है, सारे फॉलो किए तो it is complete, एक भी मिस किया तो voided. So healthcare providers are advised to follow each bundle element for every patient always. तो हर पेशेंट के लिए फॉलो करना है हमेशा। एम इज टू डेवलप एंड प्रमोट अ पॉजिटिव हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर, तो इससे क्या बनेगी, आदत बनेगी। सो फर्स्ट आई विल डील विद द वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया थ्योरी। इट्स द थ्योरी, इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन विच इज एनकाउंटर्ड। Most of the bacterial healthcare associated pneumonias, they occur by aspiration of bacteria which are colonizers इन द ओरोफेरिंग्स या जीआई ट्रैक्ट। सो रिस्क फैक्टर क्या होता है, सिक्रीशंस का एस्पिरेशन अगर हो गया ओरोफेरिंग्स से या जीआई रिगर्जिटेशन हुआ, तो दैट मे लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोजेंस इनसाइड द साइट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट मे लीड टू वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन जो हमारे म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म को डिसरप्ट करते हैं, तो इसलिए भी रिस्क फैक्टर होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं, हमें क्या करना है, डिक्रीज एम, जो भी हम बंडल केयर में डूज करेंगे उसमें हमारे सारे एम क्या होंगे कि एस्पिरेशन प्रिवेंट हो, क्रॉस कंटेमिनेशन या कोलोनाइजेशन वाया हैंड्स ऑफ पर्सनल। तो जितने भी हम बोलेंगे एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करिए, तो हम क्या चाहते हैं उससे कि कोलोनाइजेशन जो पेशेंट का भी है उसको हम वहां इंट्रोड्यूस ना कर दें, या जो हैंडलर है, हेल्थ केयर वर्कर हैंडल कर रहा है, उसका कोलोनाइजिंग फ्लोरा वहां पे ट्रांसमिट ना हो जाए। करेक्ट यूज एंड अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी डिवाइसेस, जितने भी हम मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं, दे शुड बी स्टेराइल एंड प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड। एंड अल्टीमेटली एजुकेशन ऑफ द स्टाफ कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, दे मस्ट नो इट्स सिग्निफिकेंस। सो मेंटेनेंस केयर बंडल, जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है उसको, उस पेशेंट का मेंटेनेंस के क्या बंडल्स हैं। फर्स्ट, स्टिक टू हैंड हाइजीन। सो हैंड हाइजीन के जो 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हमने कल पूछे थे, बिफोर अटेंडिंग ए पेशेंट, बिफोर परफॉर्मिंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर अटेंडिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। तो ये जो हम बोलते हैं ये करना भी है, बिकॉज आप लोग ये सब काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा थॉटफुली करना है कि जो कर रहे हैं उसको किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो अडहेयर टू हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। एलिवेशन ऑफ द हेड ऑफ द बेड टू 30 to 45 डिग्री। तो वेंटिलेटर पर जो पेशेंट होता है उसका हेड एलिवेशन 30 से 45 डिग्री, 45 डिग्री तक होना चाहिए। Daily assessment of readiness to remove ventilator must be documented. तो not only assess, it must be documented कि आपने assess किया है patient को, if he can be extubated, और उसको document भी करना है। Daily oral care with chlorhexidine, आप टूथब्रश से 2 times a day patient का mouth clean करेंगे और chlorhexidine wash भी देना है। Prophylaxis for peptic ulcer disease is advised and prophylaxis for deep vein thrombosis. So all these steps ऐसे evidence हैं, they have drastically reduced the incidence of ventilator associated pneumonia. So this is the maintenance bundle of VAP.
अदर स्ट्रेटेजीज भी हैं इसमें जो बंडल में नहीं हम काउंट करते, बट दे एड अप टू द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, डिक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ वैब। मतलब ऐसा नहीं कि बस यही पॉइंट्स पे हमें बंडल में जो है वो फॉलो करने हैं, ये और भी पॉइंट्स हैं इसमें, स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि फ्लूइड्स, नेबुलाइजर या ह्यूमिडिफायर में जो फ्लूइड्स हम डालते हैं दे शुड बी डिस्पेंस्ड एसेप्टिकली, तो हैंड हाइजीन वहां पे भी मेंटेन करना है आपको। रिजर्वॉयर में जो फ्लूइड होता है इट शुड बी फिल्ड इमीडिएटली बिफोर यूज। ऐसा नहीं कि बहुत देर पहले आपने उसको भर के रख दिया या पहले दिन का ही भरा हुआ है तो नेक्स्ट डे भी आपने यूज कर लिया। इट शुड नॉट बी जैसे रिप्लेनिश अगर हम कर रहे हैं कि आधा भरा हुआ है और आधा हमने और ऐड करना है तो हम वो पुराने वाले फ्लूइड में ही ऐड कर दें, उसको पूरा डिस्कार्ड करके फ्रेश फिल करना है। When a respiratory therapy machine is used to treat multiple patients, तो breathing circuit must be changed in between the patients. Cross contamination ना हो patient to patient. Change the ventilator circuit only if visibly soiled or malfunctioning. तो एक patient के लिए जो आप circuit use कर रहे हैं तभी जब विजिबली सॉइल्ड हो या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है देन यू हैव टू चेंज द ओनली इंडिकेशन। चेंजिंग द वेंटिलेटर सर्किट एज नीडेड रेदर देन ऑन अ फिक्स शेड्यूल। तो फिक्स कोई शेड्यूल नहीं है, विजिबली सॉइल्ड है तो ही चेंज करें। रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट दैट टचेस म्यूकस मेम्ब्रेन्स और is a non-disposable part of a breathing circuit should receive high level disinfection or be sterilized। तो आप अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट कौन सा यूज करना है, हाई लेवल का। सक्शनिंग के बारे में कुछ फीचर्स हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन। सक्शनिंग बहुत फ्रीक्वेंट नहीं एडवाइज्ड है, एक्सेसिव सिक्रीशंस होंगे ओनली देन सक्शन इज indicated because suctioning itself leads to trauma. Suctioning should be performed using following aseptic techniques, using sterile gloves and protective eye wears and mask also. Sterile catheter should be used for each series of suctioning and catheter should be flushed with sterile fluid in case flushing is required। तो कहीं कोई obstruction है और flush करना है तो fluid कौन सा, sterile यूज करना है। kept या वो partially filled इस तरीके का नहीं यूज कर सकते। So that was ventilator associated pneumonia. Now coming on to the catheter related bloodstream infection, इसके क्या केयर बंडल्स हैं। इंसर्शन बंडल, जो बंडल जो पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं वाइल इंसर्टिंग द सेंट्रल लाइन, ठीक है। और मेंटेनेंस बंडल, एक बार सेंट्रल लाइन प्लेस हो गया, हमारा जो भी डिवाइस है वो हमने इंसर्ट कर दिया, प्लेस कर दिया, अब उसको हम जब तक वो डिवाइस पेशेंट की बॉडी में है तो डेली केयर में क्या करना है उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस बंडल। और इंसर्शन बंडल मतलब जब हम डिवाइस लगा रहे होते हैं तब जो पॉइंट्स फॉलो करने हैं दे आर इंसर्शन बंडल्स। सो क्लैप्सी के लिए इंसर्शन बंडल्स हैं, हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं बिकॉज ये बहुत इट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इवेंट्स। मैक्सिमल स्टेराइल बैरियर प्रिकॉशंस, ये बार इस सेट्स में है भी क्योंकि यू हैव चेकलिस्ट होता है, उसको फॉलो करके ही आईसीएन अगर आपको सुपरवाइज भी कर रही है तो शी विल टिक दीज पॉइंट्स, है ना। मैक्सिमल स्टेराइल बैरियर प्रिकॉशन, तो सेंट्रल लाइन डल रही होती है, मैक्सिमम हेड कैप, मास्क, स्टेराइल ग्लव्स, गाउन्स, दे शुड स्टेराइल ड्रेप्स, स्किन क्लीनिंग विद अल्कोहल बेस्ड क्लोरहेक्सिडिन रेदर देन आयोडीन। तो आयोडीन से नहीं स्किन प्रिपरेशन करना है, जब हम सेंट्रल लाइन लगाते हैं तो क्लोरहेक्सिडिन अल्कोहल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और क्या वेन्स कौन सी सिलेक्ट करेंगे, अपर एक्सट्रीमिटीज की आर प्रिफर्ड ओवर लोअर एक्सट्रीमिटी वेन्स। तो कौन कौन सी हम फीमोरल वेन की जगह हम सबक्लेवियन या इंटरनल जुगुलर वेन। डेडिकेटेड स्टाफ फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन एंड कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग और असेसमेंट, तो हम बेटर होगा कि जो ट्रेन्ड स्टाफ है, जो कॉम्पिटेंट है, उससे ही इंसर्शन करवाएं। और अगर कोई न्यू स्टाफ है तो उसको पहले ट्रेन करें, उसको असेस करें एंड देन ओनली दैट स्टाफ शुड बी अलाउड फॉर इंसर्शन ऑफ द लाइन। स्टैंडर्ड साइज जो होता है लाइंस का, जो स्टैंडर्ड साइजेस रिकमेंडेड हैं वही यूज होने चाहिए। इंसर्शन गाइडलाइंस एंड यूज ऑफ चेकलिस्ट विद ट्रेन ऑब्जर्व, तो हर एक जब भी लाइन पुट अप कर रहे होते हैं तो चेकलिस्ट के साथ में इट शुड बी द प्रोसीजर शुड बी मॉनिटर्ड।
use of ultrasound guided insertion of internal jugular lines, so that should be ultrasound guided, and document date and time of insertion. यूज सेमी परमिएबल ड्रेसिंग, तो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग इज एडवाइज्ड कि आप सेमी परमिएबल ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग को यूज करें. मेंटेनेंस बंडल फॉर क्लैप्सी, डेली रिव्यू ऑफ सेंट्रल लाइन नेसेसिटी. तो अगेन वैप में भी हम डेली रिव्यू कर रहे थे कि एक्सट्यूबेट कर सकते हैं या नहीं. सेंट्रल लाइन का भी डेली नेसेसिटी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, असेस करेंगे कि इज इट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द पेशेंट ऑन सेंट्रल लाइन. प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ अननेसेसरी लाइंस, एडिशनल कोई चल रही होंगी तो अगेन उनको भी नहीं रिक्वायर्ड है तो इमीडिएटली शुड रिमूव देम. डिसइंफेक्शन बिफोर मैनिपुलेशन ऑफ द लाइन, डेली क्लोरहेक्सिडीन वॉशेस इन आईसीयू पेशेंट्स मोर देन 2 months. तो आईसीयू में अगर मोर देन 2 months पेशेंट हो गया है तो देन उसका डेली क्लोरहेक्सिडीन वॉशेस रिकमेंडेड. डिसइंफेक्टेड कैथेटर हब, पोर्ट, कनेक्टर्स एक्सेट्रा बिफोर यूजिंग द कैथेटर. अगर आप कुछ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लाइन में आपको कुछ ज्वाइन करना है कैथेटर, तो हब्स को, पोर्ट्स को आपको कनेक्टर ज्वाइन करने के पहले, कैथेटर ज्वाइन करने के पहले डिसइंफेक्ट करना है. Change dressings and disinfected side with alcohol-based chlorhexidine every 5 to 7 days. So dressings उसके पहले भी चेंज कर सकते हैं, 1 हफ्ते के पहले अगर विजिबली सॉइल्ड है तो. सेंट्रल क्लैप्सी में हमेशा क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड अल्कोहल कॉम्बिनेशन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट इज टू बी यूज्ड. Replace administration sets within 96 hours. Ensure appropriate nurse to patient ratio in ICU 1:2 या 1:1. उससे ज्यादा नहीं. तो one nurse per patient और at max 1 nurse attending 2 patients. But these are the guidelines. Guidelines say for the bundles to be most effective. But yeah. So these activities need to be integrated in a multimodal approach, including hand hygiene, clinician and nurse education and performance of surveillance and feedback of CLABSI rates. So as I have said कि जब भी सेंट्रल लाइन हम पुट अप कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, हमारे पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, ICN होनी चाहिए कि जो प्रोसीजर को भी सुपरवाइज कर रही होगी. Coming on to the catheter associated urinary tract infection. So for this insertion bundle, what it says, it should be inserted only when necessary and left in place for as short duration as possible. तो strict indications होने चाहिए और shortest possible duration के लिए catheter, urinary catheter should be in place. जितना जल्दी हम उसको निकाल सकते हैं, we should take it out. Thoroughly wash hands or use alcohol-based hand rub before inserting the catheter. The catheters should be inserted using aseptic technique and sterile gloves and equipment. आपका जो कैथेटर है वो भी स्टेराइल पैक में आता है. आउटर रैप आप निकालो तो इनर रैप भी आप इंसर्ट करते जाते हो और वो बाहर होते जाता है. आप एक्चुअल जो कैथेटर है वो नॉट इवन स्टेराइल ग्लोव्ड हैंड से भी नहीं टच करते, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नो टच टेक्निक. स्टेराइल ग्लव्स, ड्रेप्स, स्पंजेस, appropriate antiseptic solution for periurethral cleansing and a single-use packet of lubricant jelly should be used for insertion. तो जेली भी हमारी स्टेराइल होती है और 1 time यूज ही करना है, किसी और पेशेंट पे नहीं यूज करना है. Patient should be appropriately draped and sterile personal protective equipment shall be worn by the healthcare worker inserting the catheter. Indwelling catheters should be properly secured after insertion to prevent movement and urethral traction. तो उसको सिक्योर भी करना है, एक साइड में टेप लगा के लूज भी नहीं छोड़ना है कि वो फ्लोर टच कर रहा है, किंक हो रहा है. तो these things are to be kept in mind. इनको अवॉइड करना है. So that was the insertion. Maintenance क्या points required है. मेंटेन ए क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, कहीं पर भी लीक नहीं होना चाहिए. यूरिनरी ब्लैडर से कैथेटर के थ्रू बैग में, यूरो बैग में यूरिन फ्लोस. इट शुड बी अ कंटिन्यूअस फ्लो, कहीं फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो और लीकेज नहीं होनी चाहिए. अगर कहीं लीकेज है तो दैट इज एन इंडिकेशन टू चेंज द
catheter. If breaks in aseptic technique, disconnection या leakage हो रहा है तो catheter and the collecting system should be replaced after using aseptic techniques. Keep the catheter and collecting tube free from kinking. वो obstruction करेगा, flow नहीं होगा, bladder में ही urine collect होते जाएगा, तो वहाँ that becomes a needles for bacterial growth. Kink टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, flow gravity से facilitate होके it should be a unobstructed flow. The collecting bag should be kept below the level of bladder at all times. The collecting bag should be emptied regularly using a separate clean collecting container for each patient. तो ये तो आप जब भी इंसर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, आप बोल दिया करिए कि भैया इसको ये कमर के नीचे रखना है और जमीन के ऊपर रखना है. हमारे यहाँ पे कई बार यूरो बैग लेके पेशेंट आते हैं, बिल्कुल ऐसे अटेंडर यहाँ पकड़ा रहता है, तो जो भी इंसर्ट कर रहे हैं बस एक बार बोल दो कि भाई कमर के नीचे रखना है, जमीन के ऊपर रखना है, ना इसके ऊपर होना चाहिए ना इससे नीचे होने चाहिए. तो बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो यूरिन फ्लो बैक करेगी, और नीचे होगा तो कलेक्शन बैग विल गेट कंटामिनेटेड विद द फ्लोरा. नेवर प्लेस द ड्रेनेज बैग इन अ प्लेस दैट कैन कंटामिनेट इट. Indwelling catheters or drainage bags should not be changed at routine or fixed intervals, unless clinical condition exist. जैसे कि अगर सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया हो रहा है तो फिक्स्ड सेटिंग्स हैं जहां पे इंडिकेशंस हैं कि हमें कैथेटर चेंज करना है, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं कैथेटर चेंज करने का. सिस्टमिक एंटीमाइक्रोबियल्स शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट कॉटी. तो केवल कैथेटर लगा है इसके लिए एंटीमाइक्रोबियल भी नहीं स्टार्ट करना. The periurethral cleaning should not be cleaned with antiseptics to prevent clotting. तो हम जब इंसर्ट कर रहे हैं तब बस पार्ट प्रिपरेशन में हम एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं, बाकी मेंटेनेंस में हमको एंटीसेप्टिक नहीं यूज करना है. नॉर्मल सोप वाटर से भी अगर क्लीन कर रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट इनफ. रूटीन हाइजीन, cleansing of metal surface during daily bathing or showering is appropriate. Irrigation should be avoided unless obstruction is anticipated. Closed continuous irrigation should be used to prevent obstruction. तो कहीं पर भी ब्लैडर लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन समझ में आ रहा है तभी हम इरिगेशन करेंगे. Intermittent irrigation should only be used to relieve obstruction due to clots, mucus or other causes. उसके लिए हम large volume sterile syringe और sterile irrigate ही यूज करें और फिर उसको डिस्कार्ड भी कर दें. Aseptic technique shall be used. Catheter tubing junction should be disinfected before disconnection. If the catheter becomes obstructed, it should be changed if it is likely that the catheter is contributing to the obstruction formation of. catheter के अंदर अगर कोई concretions बन गए जिसकी वजह से obstruction है तब catheter आप change कर सकते हैं. अगर यूरिन सैम्पलिंग करना है, छोटे वॉल्यूम में करना है, तो आप सैम्पलिंग पोर्ट से यूरिन कलेक्ट करके फॉलोइंग द स्टेराइल टेक्निक्स डेली डॉक्यूमेंट एंड असेस नीड. तो वही है कैथेटर प्लेसमेंट कंटिन्यू करना है या नहीं, सभी में यही है कि डेली असेस करना है इफ इट कैन बी रिमूव्ड. कैथेटर शुड बी सिक्योर्ड डिवाइस टू दैट आई हैव सेड. हैंड हाइजीन परफॉर्म्ड फॉर पेशेंट कॉन्टैक्ट. ड्रेनेज बैग एम्प्टीड यूजिंग अ क्लीन कंटेनर. तो वो कंटेनर्स के बारे में हमने डिसइंफेक्शन बताया है कि किडनी ट्रे और जो यूरिन कंटेनर्स हैं उनको कैसे डिसइंफेक्ट करना है. हाइपो में आप उसको 20 मिनट के लिए डिप करके रखिए, उसके बाद निकाल के ब्रश से सोप एंड वाटर सोल्यूशन से अच्छे से धो लीजिए उसको, लेट इट ड्राई प्रॉपरली. अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो शुड बी मेंटेन्ड. सो नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. तो इसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड टुडे इटसेल्फ कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरेंटरल एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस कब शुरू करना है. यहाँ पर लिखा है कि विद इन 60 मिनट्स प्रायर टू इंसिजन, इवन फॉर इंक्लूडिंग द सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशंस. एंड रीडोजिंग शुड बी कंसिडर्ड ओनली फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स एंड जहां पर स्पेसिफिक इंडिकेशन है तो ही, अदरवाइज नॉट रूटीनली इंडिकेटेड. रूटीन जो administration of antimicrobial prophylaxis है. The patient should be cleaned with soap or an antiseptic agent within a night prior to surgery. About hair removal is to be avoided, जो recent guidelines है, और otherwise use electric clippers if necessary. Use alcohol based disinfectant for skin preparation.
Maintain intra-op glycemic control. Target blood glucose level should be less than 200 milligram per deciliter even for diabetic, non-diabetic patients. Perioperative normothermia has to be maintained, and administer increased fraction of inspired oxygen during surgery and after extubation in the immediate post-op period in patients with normal pulmonary function. So all these interventions should be implemented with a multimodal package of infection prevention, including hand hygiene, sterilization of surgical equipment, use of appropriate surgical attire, and staff education as well as feedback. So that was all about for this session. Thank you so much, all of you.